नमस्कार दोस्तों, हमारा पार्ट 3 चल रहा है। कक्षा 12 के लिए टॉपिक है मैट्रिक्स। तो उसके एक्सरसाइज है 3.1। तो उसके हमने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन रह रहे हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। देखो, तो छठा क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और ये एग्ज़ाम में आ सकता है भाई। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान देना। तो देखो भाई, 1 2 गुणा 3 क्रम का अवयव, जिसके ये अवयव को डिनोट कर रहा है, a इज इक्वल टू ए आई जे, ज्ञात कीजिए जिसके अवयव यहाँ से आएंगे भाई। तो हमने बताया था कि सबसे पहले इसका क्रम पता करना पड़ेगा। इसका क्रम दिया गया है, देखो 2 गुणा 3 दे रखा है ना। तो हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर दे रखा है 2 × 3, और 2 × 3 का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि ये R क्रॉस C मतलब ये 2 है, ये पंक्ति को बता रहा है, और जो ये 3 है ये कॉलम को बता रहा है। तो देखो, हमने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 पंक्ति होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए भाई। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया है, ये ब्रैकेट लगा दिया है, ये ब्रैकेट। हमें पता है कि मैट्रिक्स इसी ब्रैकेट के अंदर होता है। अब देखो, पंक्ति 2 चाहिए, तो बताओ पहली पंक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है। पहली पंक्ति स्टार्ट होती है A11 से, और दूसरी जो पंक्ति है वो स्टार्ट होती है A21 से। हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। A11, तो A11 के बाद भाई क्या आएगा, A12, और फिर क्या आएगा, A13। अच्छा, A13 तक क्यों लिखा है भाई, क्योंकि ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये कहाँ आएगा, तीसरा कॉलम। अगर कॉलम 4 चलते तो A14 तक लिखते। जो पीछे लिख रखा है ये कॉलम बता रहा है कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और जो आगे हैं ये पंक्ति को, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। A21 के बाद A22, और फिर क्या आ जाएगा, A23 पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 2 × 3 का भाई। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसका मतलब इसको हमें निकालने के लिए हमें 6 एलिमेंट चाहिए, यानी 6 अवयव चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आपको एक मशीन दे रखी है, इस मशीन का हमें प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिख दिया है A11 हमें निकालना है भाई। क्या निकालना है, A11 निकालना है। तो A11 कैसे निकालेंगे, देखो, ये AIJ, जो आगे का जो ये मान है ये I का मान होता है, और जो पीछे जो लिखा गया है ये किसका मान होता है, ये J का मान होता है भाई। तो I का मान 1 लिखना है, J की जगह 1 लिखना है। ये लेकिन लिखेंगे किस में, ये इस मशीन के अंदर लिखेंगे भाई। इसके अंदर I की जगह 1 लिखना है, J की जगह 1 लिखना है। देखो, जैसे ही लिखोगे तो I की जगह मैंने लिख दिया 1/2, यानी 1/2। फिर उसके बाद मोड है, मोड I की जगह लिखना हमें 1, तो 2 गुणा 1 करोगे 1, फिर -3, और इस J की जगह 1 लिखोगे तो 3 ही आएगा भाई। जैसे ही आप इनको सोल्व करोगे तो देखो, 2 - 3 करोगे, -1 आएगा मोड के अंदर। लेकिन -1 मोड के अंदर है तो बाहर निकालोगे तो प्लस का होगा कि नहीं होगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1/2। अब हम A12 की वैल्यू निकालते हैं भाई। अब I देखो, आगे I का मान 1 है, पीछे J का मान है, J का मान कितना है, 2 है। इसी मशीन के अंदर रखना है भाई। तो 1/2, फिर मोड 2, I की जगह 1, लेकिन J की जगह 2 लिखोगे तो 3 गुणा 2 करने पर 6 आ जाएगा। और जैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ -4 बचेगा, और -4 है, मोड से बाहर निकालोगे तो +4, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। और जब ये इससे कटेगा तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई 2। अब निकालेंगे हम A13, A13, 1/2, फिर मोड। देखो, जो भी मान है सब इसी के अंदर रखना है। I की जगह 1 लिखना है, J की जगह 3 लिखना है। तो क्या आ जाएगा, 2 -3 गुणा 3 हो जाएगा 9। जैसे इसको सोल्व करोगे तो 7/2 आ जाएगा। कैसे आया भाई, क्योंकि यहाँ -7 बचेगा, मोड से बाहर निकालोगे तो +7 हमें लिखना पड़ेगा, 7/2। उसके बाद A21, देखो ये हमने एलिमेंट निकाल दिए हैं। अब A21 निकालना है। अब देखो, बदलाव हो गया, 1/2, फिर मोड
अब i की जगह 2 आएगा क्योंकि आगे 2 है, और j की जगह 1 आएगा। इसी के अंदर लिखना हमें जो मशीन दी गई है। i की जगह 2 लिखोगे तो 2 गुना 2 करने पर 4, फिर -3, j की जगह 1 लिखोगे तो 3, तो 4 - 3 करोगे 1, तो यानी 1/2 हो गया ये। उसके बाद A22 की यदि हम बात करें तो A22 की देखो भाई क्या आएगा, i की जगह 2 लिखना है, j की जगह 2 लिखना है, लिखना इसी के अंदर है, तो 1/2। उसके बाद मोड i की जगह 2 लिखोगे तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर माइनस j की जगह 2 लिखोगे तो 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, और जैसे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ -2 बाहर निकालोगे तो +2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद A23 की यदि हम बात करें तो i की जगह 2 लिखना है, j की जगह 3 लिखना है। जैसे ही लिखोगे तो 1/2 बाहर है, ये तो बाहर रहेगा, फिर मोड यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4, फिर माइनस यहाँ 3 लिखोगे तो 3 तिया 9। जैसे ही आप इनको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। हमने सारे एलिमेंट निकाल दिए भाई। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर क्या आएगा देखना भाई। जो मैट्रिक्स बना रहा है इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। A11 की जगह 1/2, A12 इसकी जगह 2, A13 इसकी जगह 7/2, A21 इसकी जगह कितना लिखना है भाई, 1/2, A22 इसकी जगह हमें लिखना है 1, और A23 इसकी जगह लिखना है हमें 5/2। ठीक है भाई, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे तो 2/3 क्रम का हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। और यही हमारा उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देना। इस एक्सरसाइज में से यदि क्वेश्चन आएगा तो या तो इसमें से आएगा, या मैं जो क्वेश्चन अब बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने छोड़ दिया है, सेम इसी टाइप में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना भाई। अब देखो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि यदि दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और बीच में बराबर का निशान लगाया गया है, तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे भाई, दो मैट्रिक्स बराबर तब होंगे, इस बात पर विशेष ध्यान देना, जब इनके संगत अवयव बराबर हों। संगत अवयव जानते हो, यानी उसी स्थान पर, जैसे ये इसका पहला स्थान है तो इधर का भी पहला स्थान, इनको बोलते हैं संगत अवयव, बराबर होने चाहिए भाई। अगर ये 2x है तो इधर भी 2x ही होना चाहिए था, मतलब इनकी वैल्यू बराबर होती है। यदि दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं भाई। ठीक है। अब संगत अवयव बराबर हैं तो देखते हैं भाई क्या करना हमें। देखो हमें क्या करना है, यहाँ 2x है भाई, इधर क्या है 2x, यहाँ मैंने लिख दिया है 2x = अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ 4 है। तो मेरे को बताओ, अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। जब संगत अवयव बराबर है तो ये 2x किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा भाई। 2x बराबर होगा 4 के। तो जब इनको आप सोल्व करोगे तो बताओ, ये 2x है, इस 2 को मैं दूसरी साइड भेज दूंगा तो ये भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, पक्षांतरण आपको आता होगा भाई। तो x = कितना आ गया भाई, x = 2। पहला आंसर आपका ये आ गया, ये आपका पहला आंसर आ गया है। हमें इसमें देखो x, y, z और p सभी का मान निकालना है। उसके बाद देखो मेरे को बताओ, ये जो दूसरा अवयव है इसका 3x + y, ये जो 3x + y है ये किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो 3x + y बराबर आएगा 5 के। तो मेरे को बताना, अगर इसके अंदर x की वैल्यू मैं रख दूं तो बताओ y की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। x की जगह बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, x की जगह 2 लिख सकता हूँ भाई। जैसे यहाँ 2 लिखोगे x की जगह तो 3 गुणा 2 करने पर कितना आएगा, 6 + y = 5। जैसे ही आप इसको पक्षांतर करोगे तो y = पक्षांतर सबको पता होगा भाई, अगर प्लस की संख्या है इधर दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस की, माइनस है तो प्लस में हो जाती है, गुणा में है तो भाग में चली जाती है, भाग में है तो गुणा में चली जाती है। तो इसको इधर लेके जाओगे तो 5 इधर है, इधर प्लस का 6 है, दूसरी साइड लेके जाओगे माइनस का 6। तो हम कह सकते हैं कि सर y की वैल्यू -1 आ गई भाई, y की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया भाई।
उसके बाद यदि हम बात करें तो इसका जो तीसरा अवयव है माइनस एक्स और प्लस जेड, ये बताओ किसके इक्वल होगा? इस -4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अभी बताया संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी जो अवयव है उसी स्थान पर होगा। इधर माइनस एक्स प्लस जेड है तो ये -4 के इक्वल होगा भाई। जैसे ही अब मेरे को बताओ इसके अंदर यदि मैं x की वैल्यू पुट कर दूं तो बताओ z की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी भाई? और x की वैल्यू -2 रखोगे आप तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया -2 प्लस जेड इज इक्वल टू -4। जैसे ही आप पक्षांतर करोगे तो z की वैल्यू देखो भाई, इसको इधर लेके आओगे तो +2 हो गया, -4 और +2 कितना हो जाएगा भाई? -2 हो जाएगा। देखो इसको, ये -2 है, पक्षांतर करके लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है भाई, ये आपका तीसरा मान आ गया है, z का मान आ गया है, ये तीसरा मान आ गया है। एक मान रह गया अभी p का मान, तो देखो p का मान कैसे निकालेंगे। ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो 3y - 2p है, ये बताओ किसके इक्वल होगा भाई? ये इक्वल होगा -3 के। अब इसके अंदर किसकी वैल्यू रखी जाए ताकि p की वैल्यू आ जाए? तो इसके अंदर यदि y की वैल्यू रख देंगे तो p की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी भाई? बिल्कुल आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें y की वैल्यू रखनी है, और y की वैल्यू क्या है? -1। जब यहाँ y की जगह -1 लिखोगे तो 3 का मल्टीप्लाई -1 से करने पर -3 होगा कि नहीं होगा? -3 -2p इज इक्वल टू -3। अगर बराबर के दोनों साइड सेम संख्या है तो हम उनको काट सकते हैं। -2p इज इक्वल टू 0, -2 को इधर भेजोगे तो 0/-2p, तो p की वैल्यू क्या आ गई भाई? p की वैल्यू आ गई 0। ये आपका चौथा मान आ गया। ठीक है, तो सारे मान हमने निकाल दिए हैं। अब एक क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9, देखना भाई। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी के किन मानों के लिए, मतलब ये है कि हमें ए बी सी इन तीनों का मान निकालना है ताकि ए व बी समान हो। ए व बी समान हो का मतलब ए और बी को हमें बराबर करना है। ठीक है, ये ए का मान है, ये बी का मान है, बीच में मैंने बराबर लिख दिया क्योंकि हमें इनको बराबर करके दिखाना है, तब हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो देखो जब ये दोनों बराबर हैं भाई तो हमें ए बी सी का मान निकालना है। जस्ट पिछले सवाल में हमने ऐसा किया था, तो बताओ इसमें भी तो वही कंडीशन लागू होगी। यदि दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। देखो यहाँ जो a-2 है, ये जो a-2 है ये किसके इक्वल होगा भाई? ये a-2 किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये b के इक्वल होगा, यानी ये हमारी पहली समीकरण है भाई। यहाँ से हम दो, हमारे पास चर हैं तो हम दो मान एक समीकरण से नहीं निकाल सकते। आगे चलते हैं भाई। इधर 3 है, ये इधर 3 है, तो ये 3 बताओ किसके इक्वल होगा? ये c के इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई? c के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये c के इक्वल होगा भाई। ठीक है, ये जो 3 है ये c के इक्वल होगा, तो बताओ c इज इक्वल टू 3 आ गया, तो c की वैल्यू 3 हो गई, यानी आपके पास पहला मान आ गया कि c का मान 3 होगा। ठीक है, अच्छा ये जो इसका अवयव है, संगत अवयव बराबर होते हैं, ये 2c इस 6 के बराबर होगा, तो c का मान फिर से 3 आएगा, तो बराबर लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि c का मान हमने पहले ही निकाल लिया है भाई। फिर चलते हैं यहाँ पे, देखो 12c इधर देखते हैं, तो ये जो 12c है ये किसके इक्वल है भाई? ये 12c है, ये 6b के इक्वल है भाई। किसके इक्वल है? 6b के। अब मेरे को बताओ यदि यहाँ मैं c की वैल्यू रख दूंगा तो b की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी। पहले इनको काट दो, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, और जैसे यहाँ आप c की वैल्यू रखोगे, c की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 3, तो 3 लिखोगे तो 3 c की वैल्यू और 2 ये है, तो 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? ये b की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई।
लेकिन अभी तक ए की वैल्यू नहीं आई है। तो देखो ए की वैल्यू कैसे निकालें। उसके बाद इनको बराबर बाकी बराबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बी का मान हमारे पास आ गया, सी का मान हमारे पास आ गया, सिर्फ ए का मान चाहिए। तो देखो ए और बी का रिलेशन है ना, यदि इसके अंदर मैं बी की वैल्यू रख दूं तो बताओ ए की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी भाई। तो देखो जैसे ही आप लिखोगे a माइनस टू इज इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 6। उसके बाद a इज इक्वल टू 6 आपके पास है, इसको पक्षांतर करके इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का 6 है, इसको इधर लेके जाओगे तो ये देखो माइनस का 2 है ना, इसको इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा भाई। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, a इज इक्वल टू हो गया 8। तो हमारे पास ये इसका ये पहला मान था, इसका ये दूसरा मान है, ये इसका तीसरा मान है। ठीक है, तो हम बात करें तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8, b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 और c की वैल्यू आ गई है 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखो हमारी 3.1 कंप्लीट हो गई है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे जो अवयव है हमारा अवयव, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। कल हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का एक तो जोड़ना कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, जोड़ना, फिर उसका पढ़ेंगे हम घटाना, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गुणा करना। ये तीन ही चीज़ हैं इसमें, जोड़ना, घटाना, गुणा करना। कल ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो ये हम पढ़ेंगे फिर मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।